ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। विदेशी आक्रमणकारी सीमाओं को लांघ रहे थे। मगध के नंद वंश की शक्ति अपने चरम पर थी, लेकिन प्रजा अन्याय और अत्याचार से त्रस्त थी। इसी समय इतिहास ने जन्म दिया दो महान आत्माओं को, आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों ने मिलकर भारत को पहली बार एकजुट किया और स्थापित किया भारत का प्रथम महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। पाटलिपुत्र की सभा में जब आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ तो उन्होंने शपथ ली, मैं इस अन्यायी सत्ता का अंत करूंगा और एक धर्मनिष्ठ साम्राज्य की स्थापना करूंगा। इसी समय उनकी भेंट हुई एक तेजस्वी युवक से। वह थे चंद्रगुप्त। आचार्य चाणक्य ने उसी क्षण पहचान लिया कि यही वह योग्य पुरुष है जो संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध सकते हैं। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने राजनीति, युद्ध नीति और गुप्तचरी का ज्ञान प्राप्त किया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। भारतवर्ष का प्रथम महान साम्राज्य जो न्याय और रणनीति पर आधारित था। कुछ ही वर्षों में सम्राट चंद्रगुप्त ने संपूर्ण उत्तरी भारत को एकजुट कर लिया। उनकी ख्याति इतनी थी कि सिकंदर महान के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर भी उनसे युद्ध करने आए, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त ने उन्हें पराजित कर संधि की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री को विवाह में दिया और साथ ही 500 हाथी मौर्य साम्राज्य को सौंपे। इस प्रकार भारत और यूनानी साम्राज्य के बीच मित्रता स्थापित हुई। चंद्रगुप्त केवल एक विजेता नहीं थे, वे एक राष्ट्र निर्माता थे। सत्ता और विजय के शिखर पर पहुंचने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त ने जैन धर्म का अनुशीलन किया। उन्होंने गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपी और कर्नाटक की धरती पर तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन की पूर्णाहुति दी। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे सम्राट बिंदुसार। उन्हें अमित्रघात कहा गया, अर्थात शत्रुओं का संहारक। बिंदुसार ने दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार किया। उनके काल में मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति और सीमा दोनों में विशालतम रूप में खड़ा था। बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक प्रारंभ में कठोर और वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने विद्रोहों को बलपूर्वक दबाया और कठोर शासन चलाया। जनता उन्हें चंद अशोक के नाम से पुकारने लगी, लेकिन इतिहास में उनका नाम सम्राट अशोक महान के रूप में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि आगे उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसने संपूर्ण मानवता की दिशा बदल दी। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। यह मौर्य साम्राज्य का सबसे भीषण युद्ध था। सैकड़ों गांव जला दिए गए, लाखों लोग मारे गए, नदियां रक्त से लाल हो गई। जब युद्ध समाप्त हुआ तो रणभूमि पर चारों ओर शव ही शव थे। निर्दोष स्त्रियों और बच्चों की चीखें सम्राट अशोक के हृदय को विदीन कर गईं। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न पूछा, क्या यही है विजय?
और उसी क्षण सम्राट अशोक के जीवन की दिशा बदल गई। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म की नीति का प्रचार किया। अब उनकी विजय तलवार से नहीं बल्कि करुणा और शांति से होती थी। उन्होंने दूतों को श्रीलंका, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया तक भेजा। बौद्ध धर्म का संदेश संपूर्ण एशिया में फैला। आज भी उनके शिलालेख और अशोक स्तंभ गवाही देते हैं कि सम्राट अशोक केवल एक विजेता ही नहीं बल्कि धर्म और करुणा के प्रतीक थे। सम्राट अशोक के पश्चात दुर्बल शासक गद्दी पर बैठे। भ्रष्टाचार और षड्यंत्र बढ़े, प्रांत अलग होने लगे। एक 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार केवल 130 वर्षों के भीतर भारत का प्रथम महान साम्राज्य ढह गया। यद्यपि मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन उसकी स्मृतियां आज भी अमर है। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी राजनीति और अर्थशास्त्र में प्रासंगिक है। सम्राट चंद्रगुप्त की वीरता आज भी प्रेरणा देती है और सम्राट अशोक का धम्म आज भी भारत की आत्मा में गूंजता है। यह केवल एक साम्राज्य की कथा नहीं, यह भारत की एकता, शक्ति और धैर्य की अमर गाथा है। यही है मौर्य साम्राज्य की महागाथा।